नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। अजीत डोभाल, जिसको भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, उन्होंने 37 साल नौकरी की। 7 साल पुलिस की वर्दी पहनने के बाद 30 साल उन्होंने जासूसी की। उस समय अजीत डोभाल को कोई जानता नहीं था। वो अपनी आइडेंटिटी हमेशा लोगों से छुपा कर रखते थे। जब कोई जासूस होता है, उसको अपनी पहचान छुपा कर रखनी पड़ती है, तभी वो अपने मिशन में कामयाब होता है। और अजीत डोभाल ने वही किया। 25 साल तक वो गुमनाम रहे। डिपार्टमेंट के कुछ लोग ही उनके बारे में जानते थे। यहाँ तक कि उनकी फैमिली मेंबर को ये तक नहीं पता था कि वो जासूसी वाली नौकरी करते हैं। कई बार वो रिक्शा वाले मोची भी बने। और तो और उनको कई बार धर्म बदलकर भी रहना पड़ा। उन्होंने बहुत बार आतंक कहे जाने वाले इलाकों में कदम रखा और वहाँ के लोगों से फेस टू फेस बात भी की। ऐसे बहुत से जोखिम भरे काम किए। वैसे देखा जाए तो ऐसे लोगों को ही असली हीरो कहा जाता है। कहते हैं कि दाऊद को भी अजीत डोभाल वापस भारत ले आते, अगर अपने ही देश के कुछ पुलिस वाले उनको धोखा नहीं देते। इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। इस समय उनकी उम्र 76 साल की है। अजीत डोभाल ने कई मिशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया, जिससे उनके बहुत दुश्मन भी बने। इस समय उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है और एक परिंदा भी उनके आसपास मंडरा नहीं सकता। वो भारत के 5वें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के घिरी बनलसियों की एक जगह पौड़ी गढ़वाल में अजीत डोभाल का जन्म हुआ। इनके पिता मेजर GN डोभाल इंडियन आर्मी में थे। पढ़ाई के लिए अजीत डोभाल अजमेर के मिलिट्री स्कूल में गए। उसके बाद वो आगरा यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने 1966 में इकोनॉमिक्स से MA कंप्लीट की। 1967 में उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही UPSC का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। केरला में उनकी पोस्टिंग होती है, जहां वो ASP के तौर पर पुलिस ज्वाइन करते हैं। 1968 में वो IPS ऑफिसर बनते हैं। 28 दिसंबर 1971 के केरला के कुल्लूर जिला के थालासेरी में दंगा हुआ, जो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में था और वहां के पुलिस अफसर उन दंगों पर काबू नहीं कर पा रहे थे। तो अजीत डोभाल को थालासेरी भेजा जाता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो बिना डरे उस इलाके में जाते हैं और लोगों को समझाते हैं। जो लोग इन दंगों में शामिल थे, उनको आइडेंटिफाई कर उठाकर जेल में अंदर करते हैं। बाद में दंगाइयों से दुकानदारों के लूटे सामान को बरामद किया जाता है और दुकानदारों को उनका सामान वापस किया जाता है। 2 दिन में ही दंगों पर कंट्रोल कर लिया जाता है। ये अजीत डोभाल की पहली कामयाबी थी। इस काम का जिक्र केरला से लेकर दिल्ली तक होता है। जनवरी 1972 को सेंट्रल सर्विस के लिए उनको दिल्ली बुला लिया जाता है। वहां उनको IB में भेज दिया जाता है। यहाँ से ही उनकी जासूस बनने की कहानी शुरू होती है। एक समय था, मिजो नेशनल आर्मी के नेता लाल डेंगा मिजोरम भारत से अलग करना चाहता था। वो अपना एक अलग देश चाहता था। इसको लेकर वहाँ काफ़ी खून खराबा चल रहा था, जिसमें एक IPS का कत्ल हो जाता है। दिल्ली में रह रहे अजीत डोभाल की नई नई शादी हुई थी। सवाल ये था कि किसको वहाँ भेजा जाए, क्योंकि वहाँ के हालात को देखकर कोई जाने को तैयार नहीं था। जब अजीत डोभाल को इसके बारे में पता चला तो वो खुद आगे आकर कहते हैं कि वो वहाँ जाएंगे। लोगों ने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो लाल डेंगा के बारे में पता करते हैं, तो उनको पता चलता है कि लाल डेंगा के 7 कमांडर हैं और इन कमांडर की वजह से ही वो पावरफुल है। तो अजीत डोभाल ने इन कमांडर की इंफॉर्मेशन बटोरनी शुरू कर दी और धीरे धीरे उन्होंने 7 में से 6 कमांडर को अपने साथ मिला लिया। उन्होंने समझाया कि भारत से अलग होकर किन किन नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। उनके समझाने पर 6 को अजीत डोभाल की बात समझ में आ गई। फिर 1976 में लाल डेंगा और भारत सरकार की बातचीत हुई। उस मीटिंग में लाल डेंगा को बताया गया, तुम्हारे 7 में से 6 कमांडर मिजोरम को भारत से अलग करने के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हैं। तो ना चाहकर भी लाल डेंगा को भारत सरकार की बात माननी पड़ी। हालांकि बाद में लाल डेंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन मिजोरम का भारत से अलग ना होने का क्रेडिट अजीत डोभाल को गया। इसके लिए 8 साल में, यानी कि इतने कम समय में, उन्होंने राष्ट्रपति पदक हासिल किया। जब मिजोरम का मामला शांत हो गया
तो उसके बाद उनको सिक्किम भेजा गया। वहाँ अलगाववादियों द्वारा भारत विरोध नारे लगाए जाने लगे, तो वहाँ उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन ली और वहाँ के मसले को भी अजीत डोभाल ने ख़त्म कर दिया। इसके लिए भी उनको क्रेडिट मिला। अजीत डोभाल ने 7 साल पाकिस्तान में काम किया। कहते हैं कि 5 साल उन्होंने एम्बेसी में काम किया, फिर कुछ समय उन्होंने वहाँ जासूसी का काम किया। एक बार अजीत डोभाल लाहौर से गुजर रहे थे, तो वहाँ रास्ते में एक मशहूर औलिया बाबा की मज़ार थी। तभी एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी अजीत डोभाल के पास आता है और धीरे से यह कहता है कि तुम हिंदू हो। अजीत डोभाल चौंक कर कहते हैं, नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। तो बुजुर्ग आदमी कहता है, तुम्हारा कान छिदा है और ये हिंदू ही छिदवाते हैं। तो वो आदमी अजीत डोभाल को थोड़ी दूर अपने साथ एक छोटे से कमरे में ले गया और उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, तुम हिंदू हो। अजीत डोभाल ने फिर मना कर दिया कि वो हिंदू नहीं है और बोले कि वो पहले थे लेकिन अब इस्लाम धर्म अपना लिया है। तो वो आदमी बोला, नहीं, तुम अब भी हिंदू हो। तो अजीत डोभाल परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे इस आदमी को भरोसा दिलाया जाए। फिर उस आदमी ने अपनी अलमारी का दरवाज़ा खोला। उसमें गणेश जी की तस्वीर रखी थी। आदमी ने बताया कि उसके परिवार को मार दिया है और वो भी हिंदू है। अब औलिया का बाबा बनकर वो यहाँ रह रहा है। तो उस आदमी ने अजीत डोभाल को ये कहा कि तुम इस कान की प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, नहीं तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। इस बात का अजीत डोभाल ने अपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था। 90s में उन्होंने कश्मीर में कदम रखा। उस दौर में कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा था, तो अजीत डोभाल ने कश्मीर के बहुत सारे लोगों को समझाया। तो उनमें से एक शख्स जिसका नाम था कूका पारे, वो पाकिस्तान का समर्थन करता था और उसकी काफ़ी सपोर्ट भी थी। तो अजीत डोभाल ने कूका पारे को टारगेट करना शुरू कर दिया और उसके साथ कई बार मुलाकात करने के बाद उसको अच्छी तरह से समझाया। डोभाल की बात कूका पारे ने मान ली और उसके बाद कूका पारे ने अपने 250 फॉलोवर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह तिलमिला उठा। इसके बाद 1996 में कश्मीर में चुनाव करवाने का रास्ता तैयार हो गया, जिसमें कूका पारे ने पार्टी खड़ी की, इलेक्शन लड़ा और MLA भी बना। हालांकि 2003 में आतंकियों ने उसको मार डाला, लेकिन जिस तरीके से अजीत डोभाल ने कश्मीर का मुद्दा अपने हाथों में उस समय लिया था, उसको भी कामयाबी की नज़रों से देखा गया, क्योंकि उस समय कितने परिवारों के बच्चों को उन्होंने गलत रास्ते को चुनने से रोका था। फिर सन 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस का प्लेन दिल्ली से काठमांडू जा रहा था, तो उस प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है, जिसमें करीब 187 क्रू मेंबर मौजूद थे। कांधार में उस प्लेन को ले जाया जाता है। तालिबानियों ने इस प्लेन पर कब्जा किया था। वो पैसेंजर्स की रिहाई के बदले में अपने 100 आतंकियों को छुड़वाने की मांग कर रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा आतंकी था मौलाना मसूद अजहर। इसके लिए 3 लोगों की टीम बनाई जाती है जो कि आतंकियों से नेगोशिएट करे। उन 3 लोगों में अजीत डोभाल भी थे। अजीत डोभाल की वजह से ही 100 आतंकियों को छोड़ 3 आतंकियों की रिहाई के लिए नेगोशिएट कर लिया जाता है और फिर मौलाना मसूद अजहर और उसके 2 साथी के साथ उनको कांधार ले जाकर छोड़ा गया और पैसेंजर को वापस लेकर आया गया। करीब 1 हफ्ते ये मंजर चला। कहते हैं कि इस दौरान एक पैसेंजर की जान चली गई थी। अजीत डोभाल को एक बड़ी कामयाबी मिल सकती थी जब दाऊद इब्राहिम की लड़की की शादी जावेद मियादा के बेटे जुनैद के साथ होनी थी। इस शादी का रिसेप्शन दुबई में रखा गया था। ग्रैंड हयात में इसका रिसेप्शन होना था। दाऊद का पक्का था कि वो इस शादी में आएगा और उसको पकड़ने या मारने की प्लानिंग भी की जा चुकी थी। इसके लिए अजीत डोभाल ने छोटा राजन की गैंग के 2 शूटर्स से बात कर ली थी। बाकायदा उन्होंने इसके लिए दिल्ली के 5 स्टार होटल में मीटिंग भी की थी और ट्रेनिंग से लेकर पासपोर्ट तक पूरी तैयारी की जा चुकी थी। वो काम को अंजाम देने के लिए पूरी तरह एक्टिव थे, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी डिपार्टमेंट से ये बात लीक हो गई और ये खबर दाऊद के जरिए मुंबई पुलिस तक पहुंच गई थी।
और पुलिस उसी 5 स्टार होटल में पहुंच गए जहां अजीत डोभाल शूटर्स के साथ मौजूद थे। अजीत डोभाल समझाते रह गए ये बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन पुलिस नहीं मानी। पुलिस को उन 2 शूटर्स की भी तलाश थी और उनको अपने साथ ले गई और यही कारण था बड़ा ऑपरेशन सफल होते होते रह गया। 2004 में अजीत डोभाल को आईबी डायरेक्टर बनाया गया था। जनवरी 2005 में अजीत डोभाल आईबी डायरेक्टर पद से रिटायर हो गए। 2014 में इनको एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। अजीत डोभाल ने 2014 में भी कई ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो दोस्तों यह थे अजीत डोभाल की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। तो अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।